नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आरके कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 वाली सीरीज में आगे बढ़कर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लें चुंबकीय द्विध्रुव। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव? तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्षण चुंबक है, तो इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्या बोला मैंने? हमारे पास कोई क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज होता है ध्रुव प्रबलता, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका नाम है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता इंग्लिश में इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ, इंग्लिश में इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, या इसे कई बार मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। और ये दोनों ध्रुवों की प्रबलताएं होती हैं, और इन दोनों ध्रुवों की प्रबलताओं को स्मॉल एम से ही डिनोट किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये सब ध्रुव प्रबलता है क्या? तो ये ध्रुवों की शक्ति को बताता है कि ध्रुव कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है। उसको बताता कौन है? हमारी ध्रुव प्रबलता बताती है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एम से। इतनी बातें आप समझ के रखिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब ध्रुव प्रबलता की सॉरी अब आप चुंबकीय द्विध्रुव पे आ जाओ। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा आप बता दो। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा बता दो सर। तो अब हम समझेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। उसको समझने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता था। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आया था विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव से ही मैं चुंबकीय द्विध्रुव को रिलेट कर दूंगा, ठीक है। एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो हमने पढ़ रखा है कि जब दो विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इनसे बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते थे। इनसे बनने वाले निकाय को हम क्या बोलते थे? विद्युत द्विध्रुव बोलते थे। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आई। अब दिक्कत ये है कि आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, हमें समझना क्या है? मैग्नेटिक डायपोल। तो इसी से बिल्कुल उसको मैं रिलेट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या था कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इनसे बनने वाले निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? जब दो ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आप लोग हेडिंग डाल लें। तो चुंबकीय द्विध्रुव में हम लिखेंगे क्या? चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव में हम क्या लिख सकते हैं? जब दो विपरीत प्रकार के ध्रुव, यहाँ आवेश नहीं, यहाँ क्या होगा? ध्रुव। जब दो विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी। अच्छा, अब इसकी अल्प दूरी भी हम क्या मान लेते हैं? 2l। जैसे हमारा विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l थी, उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। और अगर ये इस चुंबक का सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से ये दूरी l होगी, और इधर की दूरी भी जो बची है वो क्या हो जाएगी? l हो जाएगी, ठीक है।
तो अल्प दूरी के स्थान पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2l। तो हमने क्या लिखा, जब दो विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों तो इनसे बनने वाले निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या हमने बताया कि जब दो विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इनसे बनने वाले निकाय को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव क्या था, जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इनसे बनने वाले निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते थे। यहाँ पर क्या है, जब दो चुंबकीय ध्रुव दो विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उनसे बनने वाले निकाय को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आता है चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। ये तो परिभाषा था किसका, चुंबकीय द्विध्रुव का। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, है ना। मिटा दूं इसे, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है। हेडिंग डाल लें आप लोग, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, ये क्या है, तो इसके बारे में जरा समझते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता था। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे बिल्कुल उसी से मैं इसको रिलेट करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता था। तो आपको याद होगा कि विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से डिनोट किया जाता था और इसका जो फार्मूला होता था वो होता था Q into 2L। इसका फार्मूला क्या होता था, Q into 2L। जैसे हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर स्थित है एक विद्युत द्विध्रुव, तो इसमें अगर हमें इसका आघूर्ण निकालना होता था तो हम लिखते थे P equal Q into 2L। तो इसकी परिभाषा क्या थी कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव का आघूर्ण कहते थे। अच्छा सर, अब चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, तो समझना हमारे पास यहाँ पर कोई एक चुंबक है और इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, इसकी ध्रुव प्रबलताएं जो है वो स्मॉल m है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो 2l है। दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। अच्छा, अब यहाँ पर द्विध्रुव के आघूर्ण को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जब हम चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण को लिखते हैं तो उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था उसको कैपिटल P से डिनोट करते थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर Q into 2L होता था और यहाँ पर क्या होगा, M into 2L। क्या होगा, M into 2L। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर मैं कहूँ चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा बताओ तो दोनों ध्रुव प्रबलताओं में से किसी एक ध्रुव प्रबलता तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अब लिख लेते हैं इस बात को, दोनों ध्रुव प्रबलताओं में से
किसी एक की प्रबलता, किसी एक की प्रबलता का परिमाण आप लिख सकते हैं, प्रबलता का परिमाण तथा ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी मतलब 2l के गुणनफल को, के गुणनफल को, के गुणनफल को हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। और आगे इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि इसे, अच्छा चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आगे इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। भाई सदिश राशि है कि नहीं, अभी बताते हैं कैसे सदिश राशि है, क्योंकि इसकी भी दिशा होती है। यह एक सदिश राशि है, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल सॉरी मैं बार बार इसे कैपिटल M से, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अगर कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस साइड, मतलब इसकी दिशा हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब किधर होती है इसकी दिशा, कैसे होती है, इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे अपने विद्युत द्विध्रुव को, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती थी, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर होती थी। यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा होती है, जो चुंबकीय द्विध्रुव है, इसकी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। अच्छा, तो इसे हमने क्या कहा कि इसे इस कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, की ओर होती है। किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। क्या आपको समझ आया? तो इसको आप लोग नोट कर लें, और इसका फार्मूला जो है वो m बराबर क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2l। 2l क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी अगर 5 होगी तो 2l के स्थान पे हम 5 लिखेंगे। ये नहीं कि l बराबर 5 लिखते और 2 से मल्टीप्लाई करा के 10 उसको कर दें, नहीं। आगे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लें फटाफट। हो गया, ठीक है, मिटा दें। अब आप लोग हेडिंग डाल लें, धारावाही लूप, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। हेडिंग डाल लें, धारावाही लूप, धारावाही लूप, वाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, मतलब करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, एज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, क्या बताया गया यहाँ पर, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लूप है, ये लूप कैसा है, सर्कुलर लूप, और इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस हेडिंग का हम मतलब समझने जा रहे हैं। देखो, धारावाही लूप का मतलब ये होता है कि अगर किसी लूप में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस लूप को हम धारावाही लूप बोलते हैं।
लेकिन दिक्कत ये है कि इसको बताया गया है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। ये चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कैसे? तो आपको पता होगा जब किसी लूप में या किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि वो लूप या वो तार हमारा मैग्नेट बन जाता है, मतलब वो चुंबक बन जाता है। इसका मतलब कि अगर इस लूप में धारा बह रही है तो ये भी एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है, मतलब ये हमारा जो लूप है वो एक चुंबक बन जाता है। अब अगर ये चुंबक बन गया, तो इसके दो ध्रुव हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो इसीलिए इस हेडिंग का नाम पड़ा, इस हेडिंग का नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। कि अगर कोई हमारे पास धारावाही लूप है तो वो चुंबकीय द्विध्रुव का कार्य करने लगता है। बात अपनी समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगर ये चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करने लगा तो इसका आघूर्ण क्या होगा? इसके आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा? और इसके आघूर्ण की दिशा किस, मतलब कैसे हम डिसाइड करेंगे, दिशा किधर होगी, इस चीज को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब चुंबकीय अगर द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा हमें मालूम करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो किस डायरेक्शन में है। सर कैसे? अगर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमें मिल जाए तो हम चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन बता देंगे। कैसे? तो चुंबकीय जो आघूर्ण का डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है और चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। तो अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ है, तो उसके विपरीत दिशा में हमारा चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सबसे पहले ज्ञात की जाए। तो आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करते हैं। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम में क्या है कि अगर हम दाएं हाथ की हथेली के अंगूठे को धारा की दिशा में, अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें और अपनी चार उंगलियों को मोड़ें, तो जो ये उंगलियां हैं वो जिस दिशा में मुड़ती हैं उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा हो गया इधर और उंगलियों को मोड़ो। देखो धारा इधर, ये उंगलियां मुड़ी, ये मुड़ रही है, मतलब हमारा ये लूप है, धारा ऐसे बह रही है, अंगूठा ऐसे किया, उंगलियों को मोड़ा। कहीं भी आप देख लो धारा यहाँ पर इधर बह रही है, इस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ा। यहाँ पर धारा देख लो, यहाँ पर धारा बह रही है, इस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ा। देखो सब क्या बता रही हैं? नीचे से ऊपर। जैसे हमारे पास ये लूप है, धारा बह रही है तो ये उंगलियां ऐसे मुड़ रही है, ऐसे, मतलब नीचे से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। जिधर उंगलियां मुड़ रही हैं ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, है नीचे से ऊपर की ओर। तो मतलब इस लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे जाके ऐसे होगा, ऐसे जाके ऐसे होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे जाके ऐसे होगा, ऐसे जाके ऐसे होगा। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र आ गया है तो हम अब ध्रुव को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा साउथ होगा और कौन सा नॉर्थ होगा। तो हम जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ठीक है भाई, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप बोलोगे सर क्यों? आप तो नियम बदल रहे हो। नहीं, हम नियम नहीं बदल रहे हैं, हम आपकी सोच बदल रहे हैं। सुनना ढंग से, ये नॉर्थ नहीं होगा ये साउथ होगा। कैसे दिखा रहे हैं? देखो आपने पढ़ रखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की ओर जाती हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। आपकी बात 100% सही है, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपने जो नियम पढ़ा वो चुंबक के बाहर की बल रेखाओं के बारे में पढ़ा। हाँ, चुंबक के बाहर जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तब जब ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, उसके बाद जब वापस लौटती हैं तो चुंबक के अंदर से होकर आती हैं, और जब चुंबक के अंदर से होकर आती हैं तो साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं।
आइए दिखाते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये क्षण चुंबक है और आपने ये नियम पढ़ा है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है, 100% सही है। बट ये यहाँ से जब लौटती हैं तो ये चुंबक के अंदर से होकर जब आती है तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर आती है। कहां से आती हैं? साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। मतलब अगर चुंबक के हम अंदर देखें तो बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर होती हैं, और चुंबक के बाहर देखें तो बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं। ये लूप एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, ये लूप एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। और ये जो बल रेखाएं हैं चुंबक के अंदर है, चुंबक के बाहर नहीं है। ये बल रेखाएं चुंबक के अंदर है, और चुंबक के अंदर हमें पता है कि बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो इस वक्र को जोड़ लो और आप जो अभी तक डेफिनेशन पढ़ते आए हो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये नॉर्थ और ये साउथ, देखो चुंबक के बाहर बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है, मतलब हमने जो साउथ और नॉर्थ बनाया है बिल्कुल राइट है। इसको भी जोड़ के देख लो, इसको एक बंद वक्र के रूप में जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वास्तव में नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है। अब बात ये आई कि सर अगर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही हैं, आपकी बात ये 100% सही है, लेकिन अब हमें यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा बता दो। तो चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा आपको पता है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, तो ये साउथ और ये नॉर्थ है। इसका मतलब हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कैपिटल M है उसकी दिशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? अच्छा, अब इसका फार्मूला लिखते हैं। तो कहोगे सर फार्मूला क्यों? फार्मूला तो हम लिख चुके हैं, M×2L होता है। हाँ पढ़ चुके हो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसके लिए है? चुंबक के लिए। ये किसके लिए है? चुंबक के लिए, जो परमानेंट चुंबक बन जाते हैं उनके लिए। हम बताएंगे इसके लिए लूप के लिए। ये क्या है? एक लूप है जो चुंबक बन रहा है, ये परमानेंट नहीं। इसमें धारा हटाओगे ये फिर से जो है साधारण लूप बन जाएगा, ये चुंबक के भाग व्यवहार नहीं करेगा। जैसे इससे धारा हटेगी इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसके लिए जो फार्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का, वो होता है I×A। ये A क्या है? ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश बोले तो क्षेत्रफल ही होता है, क्षेत्रफल सदिश बोले तो क्षेत्रफल ही होता है। बट दिक्कत ये है कि हमारे पास अगर कोई लूप है आयताकार, जैसे हमारे पास सर्कुलर लूप है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सर्कुलर लूप का तो एक ही एरिया होता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा लूप हो जिसके पास बहुत ज्यादा एरिया हो, तब हम वहां पर कौन सा एरिया लेंगे? दिक्कत ये है, इसलिए इसको क्षेत्रफल सदिश बोला जाता है, ना कि क्षेत्रफल। आइए दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लो हमारे पास सर्कुलर लूप नहीं है। मान लो हमारे पास सर्कुलर लूप नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से लूप है जो आयताकार लूप है। अच्छा, अब ये आयताकार लूप है, इसमें धारा बह रही है। अब धारा बह रही है तो एक मैग्नेट बन गया, और हमने मान लिया कि जो मैग्नेट बना इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हम एरिया कौन सा लेंगे? ये वाला एरिया लेंगे। कौन सा एरिया? ये वाला। इसीलिए यहाँ पर इसको क्षेत्रफल ना बोल के क्षेत्रफल सदिश बोला जाता है। अच्छा, इसी लूप को इस तरह पलट दो और हमने ये मान लिया कि इसमें धारा बह रही है, तो जब इसमें धारा बह रही है तो ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल है। या इसका उल्टा भी आप ले सकते हो कि ये साउथ है ये नॉर्थ है। लेकिन अब ये अगर ये साउथ ये नॉर्थ या ये नॉर्थ ये साउथ है तो हमें एरिया कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला। अब की बार हम ये एरिया नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया यूज हो रहा है चुंबक को बनाने में या चुंबकीय आघूर्ण को निकालने में, वो ये एरिया यूज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल ना बोल के क्षेत्रफल सदिश बोला जाता है। क्योंकि हम अगर कोई लूप लेते हैं और उसमें कई सारी एरिया आ गई तो हम कौन सी एरिया लेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है हम कौन सी एरिया लेंगे। इसलिए ये जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल सदिश यही इंडिकेट करता है कि जो हमारा एरिया यूज हो रहा है आघूर्ण बनाने में उस एरिया को लेना है, ना कि किसी भी एरिया को आप लेंगे। अच्छा, आगे जब आप पढ़ोगे तो मैं यही बता दे रहा हूँ इस एरिया की कोई दिशा भी होती है, मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी होती है। जैसे जब आगे आप पढ़ोगे बल आघूर्ण के बारे में, तो बल आघूर्ण एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। किसके एंगल पे? क्षेत्रफल सदिश के और चुंबकीय क्षेत्र के। किस पे डिपेंड करता है? क्षेत्रफल सदिश के और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे। अब वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। तो अगर क्षेत्रफल सदिश की दिशा
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान है, मतलब जिस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है अगर उसी दिशा में हमारा क्षेत्रफल सदिश भी हो जाता है तो उसके बीच का कोण जो होता है 0 हो जाता है। आप कहोगे सर क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे फाइंड करें, मतलब क्षेत्रफल सदिश बोले तो क्षेत्रफल और किसी क्षेत्रफल की दिशा कैसे फाइंड करें। तो अगर किसी क्षेत्रफल की दिशा में फाइंड करना है तो उसके ऊपर ऐसे मार्कर रख दो या पेन रख दो, तो ये किस दिशा में है, इस दिशा में। अच्छा, इसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है, आपकी तरफ, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके ऊपर मार्कर रख दो ऊपर की ओर, इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर, इसका क्षेत्रफल सदिश इस साइड में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो क्या होता है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, क्योंकि आगे यूज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का दो फार्मूला समझ चुके हैं। जब हमारे पास कोई चुंबक है तो उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो स्मॉल m × 2l होता है। लेकिन अगर हमारा कोई धारावाही लूप है, अगर वो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका फार्मूला जो होगा m बराबर वो I × a होगा। क्या होगा, I × a। एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये बोला जाता है अगर हमारा जो लूप है इसमें फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा। मतलब हम जो ये फाइंड किए हैं वो लूप में अगर एक फेरा है, लूप में अगर एक फेरा है उसके लिए आघूर्ण का फार्मूला है। अच्छा, अगर दो फेरा होता तो 2IA हो जाता, तीन फेरा होता तो 3IA हो जाता, चार फेरा होता तो 4IA हो जाता। लेकिन अगर n फेरा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, NIA। NIA ये कब, अच्छा ये वेक्टर है क्यों, क्योंकि इसकी दिशा है NIA। अब NIA कब होगा, जब फेरों की संख्या कितनी हो n हो, फेरों की संख्या कितनी हो n हो, तब जो चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का फार्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, NIA। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लें, नोट कर लें, हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका डाउट क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक मैग्नेट, एक हमारे पास क्षण चुंबक है कुछ इस प्रकार से, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, इसके बीच की दूरी जो है वो L है, इसके बीच की दूरी क्या है, L है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या इसके चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो M है, क्या है, कैपिटल M है। तो इस चुंबक को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है, इस चुंबक को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है। तब उस केस में हमें चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण को ज्ञात करना। तो इस चुंबक को हमने कैसे मोड़ दिया, अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया। ये अर्धवृत्ताकार रूप में हमने इस चुंबक को मोड़ दिया। अच्छा, अगर इस चुंबक को मोड़ा तो ऐसे झुका दिया, ये मार्कर है, इसे पकड़ के इसे ऐसे झुका दिया है, तो ये जब झुका दिया तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, भाई पोल थोड़ी बदल जाएगा, इसी को झुका दिया। अच्छा, अगर ये अर्धवृत्ताकार रूप में है तो इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, हमने मान लिया रेडियस क्या है, r, हमने मान लिया कि रेडियस क्या है, r। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कैपिटल M है ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है, इसकी ध्रुव प्रबलता है M है, तो ये बराबर होगा M × L के। मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण आया वो M × L आया। अरे भाई, चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा क्या है, इसी की परिभाषा जो फार्मूला लिखा गया है, दोनों ध्रुव प्रबलताओं में से किसी एक की प्रबलता तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही तो हम चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल सही है। तो देखो, दोनों ध्रुव प्रबलताओं में से किसी एक की प्रबलता तथा इनके बीच की दूरी, इसी का गुणा करा के हमें प्राप्त हुआ है कैपिटल M। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है वो M' है, क्योंकि M एक बार मान चुके हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुव प्रबलता का यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का जो फार्मूला होगा, मतलब जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण आएगा वो क्या आएगा, दोनों ध्रुव प्रबलताओं में से, भाई ध्रुव प्रबलता अभी भी M ही है, तो M, और गुणे में इनके बीच की दूरी कितनी है, 2r, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2r। तो मतलब जब इसको अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया, जब इसको अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया तब हमारा जो मोमेंट आया
वो मोमेंट कितना है m इंटू में 2r, क्योंकि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r और r 2r है। ठीक है सर, लेकिन अब इस r का संबंध किससे है, या इस r बराबर क्या होगा उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता कि इसको जब आपने मोड़ा तो ये जो इसका रेडियस है या इसकी जो त्रिज्या है उसका परिमाण कितना होगा। भाई उसकी वैल्यू क्या है, आपने मोड़ तो दिया, आपने बस केवल बोल दिया कि अवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया है, अवृत्ताकार रूप में इसको मोड़ दिया है। अब r को हमें फाइंड करना है ना कि r जो बना, जब ये अवृत्ताकार बन गया तो उसकी रेडियस क्या होगी, इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो समझना ध्यान से। अगर हमारे पास कोई l लंबाई का तार होता था, अगर हमारे पास कोई l लंबाई का तार होता था और उसको जब हम सर्कुलर मोड़ देते थे, जब उसको हम सर्कुलर मोड़ देते थे तो l बराबर होता था 2 पाई r, क्योंकि हमने उस l लंबाई के तार को एक क्या बना दिया है, सर्कल बना दिया है। l लंबाई के तार से हमने क्या बना दिया है, एक सर्कल बना दिया है। तो जो l लंबाई का तार है वो उस सर्कल के परिधि के बराबर होता था, परिधि बोले तो 2 पाई r। तो मतलब वहां पर अगर सर्कल के रूप में जब हम मोड़ते थे तो l बराबर क्या रखते थे, 2 पाई r। लेकिन इसको तो सेमी सर्कल के रूप में मोड़ा गया है, मतलब अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है। तो जब अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है तो ये जो हमारा चुंबक l लंबाई का है, ये l लंबाई इस सेमी सर्कल के अर्ध परिधि के बराबर होगी, मतलब 2 पाई r के बराबर नहीं होगी, उसके आधे के बराबर होगी। मतलब l जो होगा वो पाई r के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि r बराबर आएगा क्या, तो r बराबर यहाँ पर आएगा, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं। l बराबर क्या होगा, पाई r, तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, l बटे में पाई, क्या हो जाएगा, l बटे में पाई। ठीक है, अच्छा अब r बराबर आ गया तो यहाँ पर r का मान रख दो, तो m डैश बराबर देखना क्या हो जाएगा, m डैश बराबर होगा m इंटू में 2 इंटू में r का मान क्या है, l अपान पाई, l अपान पाई। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो इस 2 अपान पाई को हम यहाँ लिख ले रहे हैं और यहाँ पर m इंटू में क्या हो जाएगा, l। अच्छा m इंटू l क्या होगा, तो हम ये फाइंड कर चुके हैं पहले ही, m इंटू l इसके बराबर होगा कैपिटल M के। तो यहाँ मैं कैपिटल M रख सकता हूँ। तो यहाँ पर m डैश जो होगा, जो हमारा m डैश होगा वो 2 अपान पाई इंटू में क्या हो जाएगा, m इंटू में क्या हो जाएगा, m। इस वेक्टर साइन को हटा दो, तो यहाँ पर कैपिटल M डैश बराबर क्या आ गया, 2m अपान में पाई। तो हमारा ये आंसर हुआ। पहले ये जो चुंबक था हमारा, उसका जो आघूर्ण आया था वो m इंटू l आया था और उसके बराबर क्या था, m था। मतलब हमारा जो पहले चुंबक था उसका आघूर्ण कैपिटल M था। अगर इसको हमने सेमी सर्कल के रूप में मोड़ दिया तब इसका जो आघूर्ण आया वो 2m बटे में पाई आया। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब आओ इसकी दिशा पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड देखूं तो इसमें क्या है, फिगर बना है इसे, हमारे पास ये दो चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अच्छा, एक दूसरा चुंबक रखा है, एक दूसरा चुंबक रखा है और इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और इसके बारे में ये बताया गया है कि ये दोनों चुंबक सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब इनकी साइज, इनकी मोटाई, इनकी ध्रुव प्रबलता सब कुछ एक समान है। इनकी ध्रुव प्रबलता, इनकी साइज, इनकी मतलब सब कुछ जो कह सकते हैं सब कुछ सेम है। ये सर्वांगसम हो गया मतलब सब कुछ सेम है। अगर इनका सब कुछ सेम है और सबका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इन दोनों का वो कैपिटल M है, तो कह रहा है M नेट बताओ क्या होगा, कुल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अगर ये पास पास रख दिए जाए तो M नेट क्या होगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इस M की दिशा किधर होगी, इसी डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की ओर। इस M की डायरेक्शन मतलब इस चुंबक की डायरेक्शन, चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होगी, वो भी साउथ से नॉर्थ की ओर। और हम जानते हैं जब दो सदिशों की दिशा एक ही तरफ होती है, जब दो सदिशों की दिशा एक ही तरफ होती है मतलब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो दोनों सदिशों को जोड़ लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m नेट होगा वो m प्लस m के बराबर होगा। मतलब जो हमारा m नेट है वो होगा 2m। क्या होगा, 2m। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो रहा
अगर कोई हमारे पास चुंबक है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? अच्छा, अगर हमारे पास कोई लूप हो, अगर हमारे पास कोई लूप हो तो उसके चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं उस पर एक क्वेश्चन, मिटा देंगे। ठीक, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक लूप है और इस लूप में धारा आई बह रही है, इस लूप में धारा आई बह रही है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो इसको, और इस लूप की जो त्रिज्या है मतलब रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है। अच्छा, इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैपिटल M है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, और हमसे पूछा क्या है कि अगर इस लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, सुनना ध्यान से, अगर इस लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब इसके चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। कह रहा है जब r बराबर क्या हो जाए, r/2 हो जाए, मतलब जब त्रिज्या आधी हो जाए तब m क्या होगा, और m नहीं इसको मैं m' बोल दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले m बराबर क्या होगा, तो m बराबर क्या होगा, तो m बराबर हमने पढ़ रखा है, m बराबर हमने पढ़ रखा है कि I × A होता है, मतलब इस लूप में बहने वाली धारा और इस लूप का क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, यहाँ आप सदिश की बात नहीं करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल तो इसका एक ही है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका परिमाण लिखूं तो m बराबर हो जाएगा IA। अच्छा, a बराबर क्या होता है, तो आपको पता है πr²। अच्छा, यहाँ पर जो रेडियस है वो स्मॉल r ही है, तो हमने स्मॉल r रख दिया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में अगर हमें m' ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, m', तो m' बराबर क्या हो जाएगा, धारा तो अभी भी आपने त्रिज्या को आधा किया है, धारा तो अभी भी I ही बह रही है ना, तो धारा क्या हो गया I गुणे में क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² ही होता है, बट अब की बार जो r है वो r ना होके r आधा हो गया है, मतलब r/2 हो गया है, तो πr², तो I × πr²/4 हो जाएगा। इस 1/4 को मैं आगे लिख रहा हूँ और I × में πr² फिर लिखा है। अच्छा, ये I × πr² जो है उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कैपिटल M के बराबर ही है, तो मतलब यहाँ पर मैं M लिख सकता हूँ, तो 1/4 × में क्या हो जाएगा M, इसका मतलब m/4 क्या हो जाएगा, m' जो होगा वो m/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, जब कोई लूप हमारा चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में होता है तब उसका जो आघूर्ण होगा उसका फार्मूला I × A होता है, और उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब आप लोग हेडिंग डाल लें, चुंबकीय द्विध्रुव का बला आघूर्ण, हेडिंग डाल लें, नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव का बला आघूर्ण। तो आइए देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का बला आघूर्ण, हेडिंग डालें, चुंबकीय द्विध्रुव का बला घूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का बला घूर्ण मतलब टॉर्क ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। अब चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमने पढ़ रखा है, ये होता है Pe sin थीटा। जहां आपको पता है Pe क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, E क्या है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है, और ये जो थीटा है वो P और E के बीच का कोण होता था, P और E के बीच का कोण होता था, मतलब अगर हमारा द्विध्रुव इस डायरेक्शन में है और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है इस डायरेक्शन में आपकी तरफ, तो ये जो बीच में एंगल बनता था उसी एंगल को हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके पीछे। हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण को भी टाउ से ही डिनोट किया जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बलाघूर्ण को, चुंबकीय द्विध्रुव के बलाघूर्ण को भी टाउ से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर P के स्थान पे होता है कैपिटल M, E के स्थान पर होता है D, क्योंकि वहां पर होता था विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र।
और साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, m और b के बीच का कोण। आपको पता है m है चुंबकीय आघूर्ण और b है चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अगर हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसके बीच में अगर कुछ एंगल है तो उसी एंगल को यहाँ पर थीटा बोला गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम सदिश रूप लिखते थे, क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप लिखते थे तो ये हो जाता था p क्रॉस e। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे अगर इसका हम सदिश लिखें तो ये हो जाएगा m क्रॉस d। क्या हो जाएगा, m क्रॉस d। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आई कि ये तो हुआ चुंबक के लिए, ये सारी कहानी किसके लिए हो रही है, चुंबक के लिए। अब यहाँ पर अगर ये चुंबक के लिए हो रही है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लूप के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो द्विध्रुव है, यहाँ पर जो द्विध्रुव होता था वो अकेला, लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव चुंबक में भी होता है और अगर हमारे पास कोई धारा वाले लूप है तो वो भी चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। और जब वो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है तो उसके आघूर्ण का फार्मूला कुछ दूसरा होता है, क्योंकि उसके आघूर्ण का फार्मूला I × M होता है और इसके आघूर्ण का फार्मूला M × 2L होता है। समझ में आया? तो इसलिए हम लूप के लिए भी साथ साथ लिखते चलेंगे तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बस यहाँ पर m का मान रख दिया जाएगा। तो m बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I × A और B sin थीटा, I × A B sin थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर अगर इसको हम सदिश के रूप में लिखना चाहें, तो I A क्रॉस B हो जाएगा, I A क्रॉस B हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक कंडीशन और आती है कि जब फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब हो जाता है NiAB sin थीटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स कब होता है जब साइन थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। टाउ मैक्स कब होता है जब साइन थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। आप बोल सकते हैं थीटा इक्वल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पर भी टाउ मैक्स तभी होगा जब थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री। या आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। या तो आप ऐसा बोलो कि थीटा का मान 90 हो जाए, या आप ऐसा बोल सकते हो कि साइन थीटा का मान अगर 1 हो जाए तब जो हमारा टाउ है वो टाउ मैक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। 90 मतलब क्या हुआ, ये टाउ मैक्स कब होता है जब हमारा द्विध्रुव इस डायरेक्शन में हो और हमारा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो, तो इनके बीच का कोण कितना बनने लगेगा, 90। इनके बीच का कोण कितना बनने लगेगा, 90। तो इसमें जो आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। अधिकतम आघूर्ण कब होता है, जब विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के आघूर्ण के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तब हमारा जो टाउ होता है वो टाउ मैक्स हो जाता है। इतना फार्मूला आपको अपने माइंड में याद रखना है और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो ये सारा डाउट और भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बताना जरूरी है कि यहाँ पर जो थीटा, यहाँ पर तो थीटा समझ में आया। यहाँ पर थीटा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है ये जो थीटा है। ठीक है। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको पता ही है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। मान लो हमारे पास कोई चुंबक इस प्रकार से रखा है कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ये साउथ है, किसको ले लिए थे, चलो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इस साइड में होगी, इधर होगी। अब चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया इधर है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा उसी कोण को हमने यहाँ बोला है थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या होगा सर, यहाँ तो m है ही नहीं, तो यहाँ पर जो कोण होता है वो a और b के बीच का कोण होता है। a बोले तो क्षेत्रफल सदिश, इसीलिए हमने निकलवाया था क्षेत्रफल सदिश की दिशा। जैसे हमारे पास, फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से लूप है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये कुछ इस प्रकार से रखा है, टिल्ट ऐसे इंक्लाइंड। अगर ये इस प्रकार से रखा है तो इसके जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस साइड में है इधर, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा, वो ये बनेगा, और इसी कोण को हमने यहाँ पर क्या बोला है, थीटा। मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण यहाँ पर थीटा बोला गया है। यहाँ पर थीटा उसी को माना जाता है जो a और b के बीच का कोण होता है। इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई।
काफी लंबी मतलब 40-50 मिनट की, लेकिन हमने क्वेश्चन भी करा दिया है। इस पे आधारित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, इसका सारा डाउट क्लियर कर देंगे, क्षेत्रफल सदिश वगैरह सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या होता है मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम का मान निकालना, सब कुछ मतलब इससे A to Z सारा आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करें।